हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है वो पार्ट नंबर आज 9 है। और यहाँ पर हम 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं जो कि सभी आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड है। लास्ट 10 ईयर का कलेक्शन। यहाँ पर अब तक हम 100 क्वेश्चंस प्लस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और इसका जो लाइव टेस्ट रहेगा उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सभी टेलीग्राम लिंक सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, जिसमें जहां पर आपको ये जो टेस्ट है लाइव टेस्ट 100 क्वेश्चंस का क्विज का एमसीक्यू आपके साथ शेयर करा जाएगा। आपको वहां पे टेस्ट देना है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपका टेस्ट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस, जिसमें पहला हमारा आज के सेशन का क्वेश्चन है लोकसभा का कोरम क्या है। ये आईबी में भी काफी बार रिपीट हुआ है और एसएससी के एग्जाम में भी, तो इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिएगा कोरम क्या होता है। देखिए कोरम में पूछा गया है कि देखिए लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, आप सभी को मालूम है सीटें आप लोग पढ़ते हैं कि हाँ यहाँ पे इतनी 552 या फिर जो आपकी 250 यहाँ पे जो संख्या है वो फिक्स है। कितने मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, कितनों का इलेक्शन या मेजॉरिटी, ये सब क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखे हैं जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताए थे। बट कोरम क्या होता है, कोरम में ये कहा गया है कि एटलीस्ट कितने सदस्य प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी बिल या प्रस्ताव को पास करने के लिए। ऐसे में क्या जो मेंबर्स की संख्या होनी चाहिए उन्हें हम कोरम कहते हैं कि एटलीस्ट इतना प्रेजेंट होने चाहिए जिससे कि हम जो काम है सदन है उसे हम चला सकें। तो जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लोकसभा ऑलरेडी लिखा हुआ है, राज्यसभा होता तो हम उसके अकॉर्डिंग लेते, लोकसभा है तो यहाँ पे कहा गया है। तो लोकसभा का कितना 110, और इसमें केवल आपको 110 याद कर रखना है। कोई भी हाउस हो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जो भी वहां के सदस्यों की संख्या है उसका 110 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, देन आपका बिल प्रस्ताव पास हो जाएगा। और इसके साथ इसका आर्टिकल भी रिपीट हुआ है, तो 100 इसका आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है इसका? 100 आर्टिकल में कोरम के बारे में कहा गया। भारत में समान नीति के मामले पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन है? सरकार के मुख्य प्रवक्ता, देखिए जब भी कुछ इस तरीके की चीजों के बारे में बोलना होता है, आपने देखा होगा, आप सभी लोग आज की डेट में जानते हैं कि आपके सामने कौन आते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। चाहे वो कि लॉकडाउन के बारे में जनता को बताना हो, चाहे कोई भी ऐसे गंभीर समस्या हो, या फिर कुछ भी प्रस्ताव जो ऑलरेडी सभा में लाया गया उसके बारे में मेन मुद्दे पर, तो यहाँ पर कौन है जो यहाँ पर चीफ स्पोकन, ये याद रखिएगा, मुख्य प्रवक्ता, मुख्य जरूर आए, तो मुख्य प्रवक्ता के रूप में किसे हम देखते हैं? जो भी हमारे प्रधानमंत्री हो उन्हें। इसके अलावा लीडर ऑफ द हाउस, ये कुछ नाम है, उसको लर्न रखिए, उसको माइंड में रखिएगा, जिससे कि अगर ये नाम आ रहे हैं तो आपको केवल केवल क्या आंसर टिक करना है? पीएम, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन कौन से शब्द हैं जिनको आपको माइंड में रखना है? तो यहाँ पर आपके लिए है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर एड्रेस करते हैं जो किसके, यहाँ पर संविधान को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी संविधान से रिलेटेड जो प्रस्ताव आ रहे हैं संविधान में वो वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मैं सरकार को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपको टिक करना है। चीफ एडवाइजर, एडवाइस देते हैं, जो भी सलाह मशवरा होता है, वो जो भी डिस्कशन होता है मेजॉरिटी के साथ, पीएम, वो सारा इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना? प्रेसिडेंट के साथ शेयर करना। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है, प्रेसिडेंट के बीच में जो संदेश वाहक या कम्युनिकेशन का माध्यम होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर लीड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की कोई भी आपके सामने शब्द आ रहे हैं, लीड कौन कर रहा है, लीडर कौन है, सीनियर मेंबर ऑफ द कैबिनेट कौन है, या फिर यहाँ पे पूछा जाए रियल, यहाँ पर जो कार्यपालिका जो पावर है वो किसके हाथ में होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम सभी को मालूम है
कि यहाँ पर प्रेसिडेंट तो नाम मात्र की है, नाम मात्र के कौन है, प्रेसिडेंट, मगर जो एक्चुअल काम होता है वो किसका होता है, पीएम का होता है। जो मेन सारा काम करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पर चीफ स्पोकमैन आपको लगाना है किसे, पीएम को। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कीप प्रेसिडेंट इन्फॉर्म। और ऐसा नहीं है कि जितना भी डिसीजन, जो भी निर्णय लिया जा रहा है मेजॉरिटी के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर, वो सारा इनको प्रेसिडेंट के साथ शेयर करना होता है, ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा शिक्षा, जो शुरू में एक राज्य का विषय था। समवर्ती सूची में किस संविधान, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे जो संशोधन है काफी एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत बार रिपीट हुए हैं। और ये जरूर याद रखिएगा, आपको जब भी 42 का जिक्र होता है तो 44, या 44 का जिक्र होता है तो 42, ये दो ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में देखने, क्योंकि मिनी लघु संविधान के रूप में हम 42 को जानते हैं। ज्यादातर जो भी चीजें संविधान में चेंज की गई हैं या ऐड की गई हैं वो 42 संविधान संशोधन, इसलिए उसको इतनी चीजों को जोड़ा गया, बदलाव किया गया, तो उसको हम संविधान में जो नाम दिया गया वो लघु संविधान के नाम से जाना गया 42 को। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, मैंने इनका ईयर याद करने का ट्रिक बताया था, 4+2 1976, 4+4 1978। ठीक है, इनका ईयर अब आपको याद हो गया किस ईयर में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो यहाँ पर इसे क्या किया गया, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरण किया गया, तो ये 42 अमेंडमेंट 1976। समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें दोनों को राइट होता है, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को राइट्स है चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, दोनों अपनी बातचीत के द्वारा काम को करते हैं। और एजुकेशन ऐसा है कि जिसपे दोनों के पास पावर होना चाहिए और दोनों की सहमति होना चाहिए। अगर सहमति में डिस्प्यूट है, मतलब कि दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, तो सेंट्रल की बात, संघ की बात को रखा जाएगा, पहले सुना जाएगा या उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राज्य सूची में केवल राज्य को बोलने का अधिकार है या राज्य से संबंधित विषयों पर वहां पर चर्चा की जाती है। संघ सूची में संघ की पावर होती है, मगर ये समवर्ती सूची में दोनों के पास यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 42 अमेंडमेंट 1976, जिसके अंतर्गत 5 जो सब्जेक्ट से जो ट्रांसफर किए गए, अब 5 के नाम यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, एनिमल्स, वाइल्ड, एंड यहाँ पर न्याय से रिलेटेड हो गया, फेट एंड मेजरमेंट, मापदंड, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सारे जो 5 चीजें हैं जिनको रखा गया था। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है, संघीय सरकार। देखिए, संघीय सरकार का मतलब होता है कि आप सब मिलकर अपना अपना काम करें, किसी के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। जिसका जो काम है, संघ का काम है वो संघ करेगा, राज्य का काम है वो राज्य को करना है, और न्यायपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका करेगी। तो यहाँ पे हर एक का काम हर एक को दे दिया गया है। कानून बनाना होगा तो संसद बनाएगी, कानून टूटने पर जो सजा दी जाएगी वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो हर एक का अपना अपना वर्क है। संघीय सरकार का मतलब संघीय, मतलब जो चीजें हैं संघ और राज्य के बीच जितनी भी पावर्स है उनको बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि आपका क्या काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है। इसके बाद है मौलिक अधिकारों में शोषण के खिलाफ को अधिकार दिया गया है। यहाँ पे अधिकार आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जब आप 3rd नंबर का राइट्स पढ़ते हैं, समानता का, स्वतंत्रता, ठीक है, सॉरी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमारा है समानता का अधिकार, दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ, है ना। कोई अगर किसी के साथ अत्याचार या कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या राइट्स हैं।
और जिसके खिलाफ हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिलेटेड है शोषण किसका, यहाँ पर आपको फिल करना है डैश को, किसका, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, या गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनके द्वारा, या जो हमारे विधायक हैं उनके द्वारा, उनको कुछ गलत हो रहा है, किसके बारे में जिक्र किया गया। तो जब भी आप शोषण का नाम सुनेंगे तो आपको मालूम बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो पार्ट 3 में रखा गया है। ये इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज कराती हूँ, ये सब आपको याद हो जाए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको लर्न रहे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आता है। और इसके अंतर्गत आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल्स की संख्या अगर आपसे पूछी जा रही है 12 to 35 है। हमारे लिए जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं वो 14 से लेकर 32 तक आते हैं, 14 से लेकर 32 तक। और इनको ही कितने पार्ट्स में बांटा गया है, वो आपका स्टार्ट होता है 14 to 18, 19 to 22, 23 and 24, 25 to 28, then 29 and 30, फिर इसके बाद है आपका 31 and 32। देखिए कितने हो गए, 1, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप प्रॉपर समझ सके। 1 फर्स्ट हमारा अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। अब आप कहेंगे 7 तो नहीं है हमारे पास अभी इस समय राइट, कितने हैं, 6 हैं, तो कौन सा हटा है। तो देखो अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि कौन से नंबर का हटा है, 6 नंबर का, 31 आर्टिकल, ठीक है। 6 नंबर का जो हमारा राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसका आर्टिकल क्या था, 31, वो अब हट चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी 300A में लीगल राइट बनाकर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब हमारे पास कितने हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध खिलाफ खड़े होने का जो राइट्स है वो दिया गया है। यहाँ पे धर्म से रिलेटेड है, सॉरी, शिक्षा का अधिकार, यह शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर आपके धर्म और जो संस्कृति है उसका बचाव, सुरक्षा, उसका अधिकार है। यहाँ पे राइट रिट्स दे रखी हैं, 5 रिट्स। तो ये है हमारे राइट। अब आपको कहा गया शोषण के, ये कौन से नंबर का, हमारा 3rd वाला, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, हमारा 3rd जो फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध खिलाफ आपको क्या करना है, आवाज उठाना है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो 23 में क्या कहा गया है, मानव खरीद फरोख्त मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो की जाती है उसके लिए आवाज उठाने की बात जो की गई, उसके लिए सजा का प्रावधान के बारे में जितना भी कहा गया है वो किसमें, 23 में। 24 बच्चों के लिए काम ना करने के बारे में जो जिक्र करा गया है वो 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा कारखानों में, या उनसे मजदूरी कराई जाती है, इस तरीके से जो भी है उनको नहीं करना है, बल्कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ना कि उन्हें काम करना होगा। तो इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं, जो हमने फंडामेंटल राइट्स आपको बताए थे उसमें मैंने बताया है अमेंडमेंट के द्वारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को 24A में ऐड किया गया था। तो 24 में कहा गया है क्या कि बच्चों से काम ना कराया जाए, फिर कहा गया उन्हें पढ़ाई के लिए उन्हें भेजना है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। अब मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक अदालत क्या जारी करता है, अदालत द्वारा। देखिए हम कहते हैं ना कि हम मौलिक अधिकार हमारे ऐसे राइट्स हैं जिनके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए पूरा मौलिक अधिकारों का एक पावरफुल जो आता है आर्टिकल नंबर 32 में। मतलब अगर आपको 32 आर्टिकल मालूम है, 32 आर्टिकल आपने पढ़ रखा, तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, और आप कभी भी ये नहीं कहेंगे नहीं हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास ऐसी जानकारी है जिससे आप जल्द से जल्द जो चीजें उन्हें सॉल्व कर सकें। लोग कहते हैं नहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, वहां पे हाँ 10 साल लग जाते हैं डिसीजन होने में। डिसीजन होने में टाइम नहीं लगता, बस जानकारी का अभाव है। अगर जानकारी हो तो आप साल भर में ही अपनी चीजों को निपटा सकते हैं। यहाँ पे 10-10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अधिकार है, रिट्स हैं, जिसके रिट को डालने के बाद एक बार जब हाई कोर्ट, ठीक है, जो आपकी निचली अदालत है जहां पर आपका केस चल रहा है, अगर उसको एक आदेश दे देती है रिट के माध्यम से, आप जो रिट डालते हैं उसके माध्यम से अगर आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का केस
3 महीने के अंदर सॉल्व किया जाए तो आपका केस मात्र 3 महीने में सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो मंथ होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, 3, 2, 4 इस तरीके से वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पे 4-5 महीने में आपका केस सॉल्व हो जाता है। देखा जाता है कि कितने टाइम से चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुआ। तो ये सारी जानकारी अगर आप आए तो आप अपनी जो भी केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, रिट। हम क्या डालते हैं, रिट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया। क्यों ये ही दिन हमने 26 जैन क्यों चुना, क्योंकि आप सभी को मालूम है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, अपना लिया गया था, पास हो गया था, फिर लागू क्यों नहीं किया गया। हमने क्यों 26 जैन का वेट किया, 1950 को हमारा लागू हुआ, हमने 26 जैन का क्यों वेट किया। क्या ये कोई शुभ मुहूर्त था, या फिर इस दिन 26 जैन को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, या फिर 1930 को ही ये डेट को घोषित कर दिया गया था। आपको इन ऑप्शन में से टिक करना है क्या है। तो आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ रखी होगी तो आपको मालूम है रावी नदी के किनारे तिरंगे को फहराया गया था और वो जो दिन था उसे घोषित किया गया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो वो कौन सा दिन था, वो 26 जैन का दिन 1930, ये दिन उसी समय डिसाइड हो गया था। कब, 1930 में रावी नदी के किनारे मध्यरात्रि में झंडे को फहराया गया था। तो इसलिए ये दिन हमने चुना 26 जैन। 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया। अगर पूछा जा रहा है संविधान को कब अपनाया गया या फिर पास किया गया, देन आपको लगाना है 26। कब लागू किया गया, देन 26 जैन। और अगर कोई भी आ रहा है कि हमने जो प्रेसिडेंट का पोस्ट से रिलेटेड आ रहा है या फिर कुछ और साइन, जितने भी पेपर वर्क थे, शॉर्ट में अगर देखा जाए जो भी पेपर वर्क था, ठीक है, वो कब कंप्लीट किया गया, 24 जैन 1950, 2 दिन पहले लागू होने के। भारत में कानूनी संपदा के पास नहीं थे, किसके पास है, कानून कौन बनाता है, भाई संसद बनाती है। नियमों को लागू करना कौन कर रहा है, हम जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, प्रस्ताव लाए जा रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये लागू करना चाहिए, भाई सारी मेजोरिटी के साथ कहाँ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में। कानून देखकर न्यायपालिका मत टिक कर दिएगा, ठीक है। चीजों को बनाया जाता है पार्लियामेंट पर, उनका पालन ना करने पर या उनको तोड़ने पर जो एक प्रावधान होता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, वो क्या होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान, भारतीय संविधान का संरक्षक, भाई अगर संविधान कोई चीज लेके आ रहा है, आप उसको नहीं मान रहे, उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं या उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहाँ आप जा सकते हैं या आपके खिलाफ जाया जा सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कानून बनाना या चीजों को इम्प्लीमेंट कराना संसद का काम है, उसको पालन ना करने पर या उसका पालन ना होने पर हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, अदालत, न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित में से कहां से अपनाई गई है, तो इसे यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसए से। तो आज के सेशन में आपके ये आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और सभी लोग ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट अटेंड करने के लिए यहाँ पर लाइव सेशन होगा जिसमें आपके साथ 100 क्वेश्चंस शेयर करे जाएंगे। आपको यहाँ पर आरुषि सिंह अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव सेशन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप इनरोल कर लीजिएगा। फ्री लाइव क्लास है जिसमें आप अपने आप को जज करेंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन अब तक कराए हैं 100+, वो आपके 100 क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट रहेगा। तो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी लाइव टेस्ट के दौरान आपकी जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।